अपन ने पीछे वाले वीडियो में बात करी थी प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की, जिसमें चक्रीय और अचक्रीय अपन ने बात करी थी। आपको अभी बच्चों की शिकायत आई कि उसमें कुछ कम दिख रहा है अक्सर आपको, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अपन अगर बात करें, अपन को थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवाइंड अगर करूंगे तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। एक एक चीज को ढंग से समझना, नोट्स तो मैं आपको भेज दूंगा, आगे समझने वाली बात उसको समझना। सबसे पहली चीज आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने क्या बात करी थी, अपन ने दो चीजों की बात करी थी। एक तो बात करी थी प्रकाशिक अभिक्रिया की, और एक बात करी थी किसकी, अप्रकाशिक अभिक्रिया की। ध्यान से समझना, मैं समझा चुका हूं इस बात को, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझे। प्रकाशिक अभिक्रिया जो थी, उस प्रकाशिक अभिक्रिया में अपन ने बोला था कि किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। बिना लाइट की अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो आपको प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर लाइट चाहिए, पहली बात हुई। दूसरी बात, प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है उसमें किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा किसके रूप में बनती है, एटीपी और NADPH2 के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस प्रकाशिक अभिक्रिया में अपन ने बात करी थी सबसे पहली चीज प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की, जो अपन ने कल पढ़ा था, उस वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट 4 का जो वीडियो था उसमें अपन ने बात करी थी। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी लाइट जब है, उस लाइट की उपस्थिति में क्या बन जाए, अगर एटीपी बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। फिर अपन ने इसमें चर्चा करी थी किसकी, चक्रीय की और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की चर्चा अपन ने कल करी थी। तो मेन चीज बात समझने वाली क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी कौन सी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में आपको लाइट चाहिए, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में ऊर्जा के रूप में एटीपी और NADPH2 बनते हैं, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। इसलिए अपन इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम अपन ने बोला था हिल रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो। फिर प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण जो पार्ट 4 का वीडियो था उसमें अपन ने बात करी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि लाइट की उपस्थिति में अगर एटीपी बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, जिसमें अपन ने चर्चा करी थी चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की। ये दो चक्र की बात अपन ने कल करी थी। अपन ने जो कल समझा था, दो दोनों चक्र समझे थे, चक्रीय और अचक्रीय के, उसके अंदर आप कुछ बातें याद रखनी थी। जैसे मैंने बोला था चक्रीय के अंदर जो मान है वो कितना होगा, P700 होगा। मान किसका, अभिक्रिया केंद्र का, रिएक्शन सेंटर का। ऐसे अगर मैं बात करूं अचक्रीय की, तो इसमें मान रिएक्शन सेंटर का कितना था, 680। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है अपने पास में कि चक्रीय के अंदर मान बताओ, अगर आप अभिक्रिया केंद्र का बोलो तो कितना है, P700, और अचक्रीय के अंदर मान पूछे तो कितना है, 680। फिर अपन ने बात करी थी चक्रीय के अंदर केवल और केवल कौन सा होगा, PS फर्स्ट होगा, जबकि अचक्रीय के अंदर PS फर्स्ट के साथ में PS सेकंड भी कंप्लीट होता है, यानी दोनों के दोनों साथ में चलते हैं, किसमें, अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के अंदर। उसके बाद में अपन ने बात की चक्रीय वाले के अंदर जो जल है वो नहीं टूटता है, जब जल नहीं टूटेगा तब ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी, जबकि अचक्रीय के अंदर जल टूटता है और ऑक्सीजन भी निकलती है। चक्रीय के अंदर मैंने बोला था NADP+ का अपचयन नहीं होता है, जबकि यहाँ NADP+ का अपचयन होकर क्या बन जाता है, NADPH2 का निर्माण हो जाता है। तो ये तो अपन ने सबसे पहले बात करी थी अंतरिकल वाली वीडियो के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। फिर मैंने आपको इन दोनों के चक्कर समझाए थे। तो दोनों के चक्कर क्या है, आपको ढंग से समझना है, दोबारा रिमाइंड करना हूं मैं इस चीज को। मैं यहीं पर ड्रॉ करके समझा रहा हूं, चीज को देखना। अपन को इन दोनों को समझने से पहले, चक्रीय और अचक्रीय को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रीय और अचक्रीय चल कहां रहे हैं। तो अपन ने बात कर दी कि एक पादप है, उस पादप के अंदर जो उसकी पत्ती होती है, उस पत्ती के अंदर हरितवर्ग नामक संरचना पाई जाती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में अपन ने बात की थी, बार-बार जो अंदर वाली झिल्ली और इसके अंदर सिक्के के जैसी संरचनाएं होती है कुछ, उनको अपन ने बोला था थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड को आपस में जोड़ने वाली थी स्ट्रोमा लेमिनी। फिर मैंने बताया था कि थाइलेकोइड एक सिंगल सिक्का उसको बोलते हैं, सबको साथ में मिला के क्या बोला जाता है, ग्रेना बोला जाता है, और जो बचा कुचा भाग है वो क्या है, स्ट्रोमा है। ये अपन सबसे पहले वीडियो में बात करती थी इसकी।
यहाँ पर आपने उस टाइम समझा था ग्रेना के अंदर कौन सी विक्रिया होती है, प्रकाशीय विक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में कौन सी होती है, प्रकाशीय विक्रिया होती है। तो दो चीज यहाँ पर समझ में आई थी अपने को, ग्रेना में प्रकाशीय विक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय विक्रिया होती है। फिर अपन ने बताया था कि थाइलेकोइड जो है, इस थाइलेकोइड की बाहर वाली झिल्ली पर तो क्या होगा, पीएस फर्स्ट, और अंदर वाली जो झिल्ली है उस पर क्या हो रहा था, पीएस सेकंड। ये बात आपको याद रखनी है। पहले चीज तो याद रखनी कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती कहां पर है, तब आपको आंसर क्या देना है, ग्रेना के अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। दो क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद में प्रकाशीय अभिक्रिया की अगर की बात करूं मैं, तो प्रकाश फोस्फोरिलीकरण होता है जिसके अंदर चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार के फोस्फोरिलीकरण होते हैं। उसमें से जो चक्रीय है इसमें केवल कौन सा हो रहा है, पीएस फर्स्ट, जबकि अचक्रीय के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट होते हैं। तो अपने को समझना है कि पीएस फर्स्ट कहां होता है, तो पीएस फर्स्ट कहां होगा, थाइलेकोइड की बाहरी झिल्ली पर होगा, जबकि थाइलेकोइड की भीतरी झिल्ली पर क्या होता है, अचक्रीय, जिसके अंदर क्या आता है, पीएस सेकंड। तो पीएस फर्स्ट होता है थाइलेकोइड की बाहरी सतह पर और पीएस सेकंड थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर। मेन चीज कहां हो रहा है, ग्रेना के अंदर प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही है। प्रकाशीय अभिक्रिया जो है उसके अंदर अगर बात करूं प्रकाश फोस्फोरिलीकरण की, मतलब लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनता है, उसमें दो है, चक्रीय और अचक्रीय। इसमें चक्रीय में पीएस फर्स्ट आएगा, अचक्रीय में पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में चलेंगे। फिर अपन ने समझा था कि कैसे होगा, तब आपको याद रखना ये पादप। अब अपन को पता है सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो पादप पर गिरती है, लेकिन किसके रूप में गिरती है, फोटॉन्स के रूप में गिरती है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। फिर मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि हमेशा जो भी पादप हो उसमें मेन डॉन कौन होगा, वो क्लोरोफिल ए होगा। तो डॉन के रूप में, रिएक्शन सेंटर के रूप में, अभिक्रिया केंद्र के रूप में कोई भी पादप हो उसमें कौन काम करता है, क्लोरोफिल ए काम करता है। सभी जो डॉन है उन डॉन के चारों क्या होते हैं, गुंडे होते हैं आजू बाजू में, उन गुंडों को अपन ने बोला था क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंटोफिल बोला था। ये सहायक उर्वरक के रूप में काम करते हैं जो भी है वो, और इनको अपन ने बोला था क्या, अगर आपको याद है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पिछली वाली वीडियो में देखना, एलएचसी, या इसका एक नाम और अपन ने बोला था एंटीना, या इनको बोल सकते हैं क्वांटासोम्स। ये अपन बात पीछे कर चुके हैं। तो मैंने उस टाइम आपको समझाया था कि प्रकाश जो गिर रहा है वो फोटॉन्स के रूप में गिरेगा। किसमें गिरेगा, पादप की पत्ती पर गिरेगा। पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पर जब भी पादप पर प्रकाश गिरता है तब सबसे पहले वो प्रकाश आएगा किसके पास में, रिएक्शन सेंटर के रूप में। रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र के पास में आता है, और उसके अंदर अगर मैं पीएस फर्स्ट की बात करूं तब मान होता है 700, और पीएस सेकंड की बात करूं तो मान होता है 780। इस पर प्रकाश सबसे पहले गिरा। जैसे प्रकाश सबसे पहले गिरा और प्रकाश को फिर डिवाइड कर दिया किसने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डिवाइड कर दिया। उसके कारण पत्ती के अंदर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाएंगे और ऊपर की तरफ रन करेंगे। इस चीज को अपने को समझना है। तो अपन अगर बात करें सबसे पहले पीएस फर्स्ट की, तो पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र का मान कितना है, 700 है। जैसे ही इस पर लाइट गिरी, लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए और ऊपर गए। अब मैंने क्या समझाया था, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं जो सबसे पहले लेता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो पीएस फर्स्ट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कौन काम करता है, एफआरएस या एपीएस। एफआरएस का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, फेरिडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस, पिछले वाले वीडियो में देखना है। फिर इससे आगे गए इलेक्ट्रॉन किसके पास में, कमेंट करके बताना किसके पास में। अभी जस्ट कमेंट करो नीचे, मैं टाइम देती हूं कौन सा टाइम पर किसने कमेंट किया है। एफपीएस या एफआरएस के बाद में मैंने बताया था किसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जस्ट कमेंट करना। फेरिडॉक्सिन के पास में गए थे, फिर फेरिडॉक्सिन से आगे इलेक्ट्रॉन रन करके किसके पास में गए थे, साइटोक्रोम B6 के पास में। फिर साइटोक्रोम B6 से आगे रन करके इलेक्ट्रॉन गए थे किसके पास में, F के पास में। इस टाइम एटीपी के साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। फिर साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन आगे गए किसके पास में, फोटोसाइनिन के पास में, और फोटोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन कहां आ गए हैं, पीएस फर्स्ट के पास में आ गए। तो अपन अगर चक्रीय की बात करें तो उसमें अपन को एक चीज समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से निकल रहा है और वापस
उसके अंदर आ रहा है, यानी जिस घर से निकले थे उसी घर में वापस आ गए। ये है चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, जिसमें क्या बनता है एटीपी, क्योंकि फॉस्फोरिलीकरण का मतलब भी क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति में किसका बनना, एटीपी का बनना। तो यहाँ बनता है। ये तो बात हुई पीएस फर्स्ट की। अब अगर मैं बात करूं पीएस सेकंड की, तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों साथ में हो रहे, तो अगर मैं इधर पीएस सेकंड ड्रॉ कर दूं और पीएस फर्स्ट को साथ में जोड़ दूं, अपना काम हो जाएगा। देखिए अब बात कर रहे हैं किसकी, पीएस सेकंड की। सबसे पहली चीज इसमें रिएक्शन सेंटर का मान कितना होता है, P480 नैनोमीटर। वही बात इस पर लागू होगी, लाइट गिरेगी सूर्य से, किसके रूप में गिरेगी, फोटॉन्स के रूप में गिरेगी। जैसे ही लाइट गिरती है पीएस सेकंड पर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी उत्तेजित होंगे, जैसे पीएस फर्स्ट में हुए थे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, यहाँ पर प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कौन था, थियोफाइटिन था। फिर थियोफाइटिन से आगे इलेक्ट्रॉन रन गए थे, इसके पास में गए थे PQ के पास में, इसको क्या बोला था, प्लास्टोक्विनोन बोला था। फिर PQ से आगे इलेक्ट्रॉन गए थे साइटोक्रोम के पास में, उसमें दो आते हैं अपने पास में, इसके पास में आगे। फिर साइटोक्रोम से आगे इलेक्ट्रॉन फोटोसाइनिन के पास में आएंगे, और फोटोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, पीएस फर्स्ट को। समझने वाली बात यहाँ आती है, क्या आती है कि जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकल रहा है वो वापस घर में नहीं आ रहा, जबकि पीएस फर्स्ट वाला घर में ही आ रहा था। ये घर से भटक गया है, बाहर कुछ मिल गया है इसको, इसलिए घर में आएगा ये। अब घर से निकल गया तो घर में किसी दूसरे को लाना जरूरी होता है, क्योंकि निकल चुका है। कोई बंदा है जिसके घर में बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके बिना कोई काम ही नहीं हो, तो वही घर से निकल जाए, उसके बाद भी अपने को लाना पड़ेगा। तो पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वो सबसे पहले प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, थियोफाइटिन, उसके पास में गया। थियोफाइटिन से आगे रन किया प्लास्टोक्विनोन के पास में गया। फिर प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 और F के पास में गया। फिर इससे गया फोटोसाइनिन के पास में। यहाँ पर भी एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये शायद मैंने कल वाले वीडियो में आपको नहीं बताया था, इसको याद रखना है। तो पीएस सेकंड में भी एटीपी बनता है और पीएस फर्स्ट में भी एटीपी बनता है। पीएस सेकंड के अंदर कहाँ बनता है, जो साइटोक्रोम के पास आता है उससे पहले बन जाता है। फिर फोटोसाइनिन से कहां गया, पीएस फर्स्ट के पास में। अभी पीएस फर्स्ट की बात करिए, इस पर लाइट जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्तेजित। थोड़ी देर पहले बड़ा कोई बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर सबसे पहले कौन लेगा इसको, FeS या FRS। फिर FeS या FRS से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, पैराडॉक्सिन के पास में गए। पैराडॉक्सिन से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाते हैं, साइटोक्रोम B6 और F के पास में। फिर इससे आगे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, फोटोसाइनिन के पास में। और फोटोसाइनिन से वापस कहां आते हैं, पीएस फर्स्ट में। तो पीएस फर्स्ट में जहां निकल रहे हैं वही वापस आ रहे हैं, लेकिन पीएस सेकंड वाला वापस नहीं आता है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो घर से निकला है घर में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो घर से निकल रहा है घर में वापस नहीं आ रहा है, किसी दूसरे के साथ सेट हो रहा है, घर में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को इसकी खामी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को लाना पड़ता है। और यही होता है, दूसरी को लाते हैं अपन। तो अब वो दूसरी आएगी कहां से, वो दूसरी आएगी जल से। जल प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, जल का प्रकाशिक अपघटन। जैसे ही जल टूटेगा तो इस जल टूटने से बनती है हाफ O2, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। जल के टूटते जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो वापस अंदर घुस गए, जो निकली थी उसकी जगह दूसरी आई, अभी पूरी हो गई। और O2 अपने काम आ गई, पादप क्या करता है, O2 को बाहर निकालता है, जिसको अपन काम में लेते हैं शोषण में, ये अपने काम आ गई। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है जल के टूटने से निकले, ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, जब FD के पास में आता है कौन इलेक्ट्रॉन, उस टाइम NADP है, उसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, NADPH2। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के अंदर NADPH2 पीएस सेकंड में आपने बोला है कि पीएस सेकंड में बनता है, NADP रिड्यूस हो गए। तो कैसे बना, पीएस सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकले थे वो वापस इसमें नहीं आए हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जल को तोड़ना पड़ा, जिससे अपने पास में हाफ O2, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉन जब जो निकले उसकी कमी को पूरा कर देते हैं, ऑक्सीजन अपने काम आ जाती है। लेकिन जो हाइड्रोजन निकले वो हाइड्रोजन क्या करते हैं,
NADP प्लस को रिड्यूस करके क्या बना देते हैं NADPH2। हो तो रहा है PS फर्स्ट वाले में ये काम, लेकिन अकेले PS फर्स्ट की जब बात करी तब मैंने ये नहीं समझाया था आपको, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे वहीं वापस आ रहे, लेकिन PS सेकंड में जहां से निकल रहे वहां वापस नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये काम हो रहा है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस PS सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स को याद करने की। मैंने बोला था कि तीन आपके काम आ रहे हैं यहाँ पर, साइटोक्रोम, प्लास्टोक्विनोन और फोटोसाइनिन। तो मैंने बोला था प्रियंका चोपड़ा को पकड़ लो, प्रियंका चोपड़ा को पकड़ोगे तो प्रियंका और ये चोपड़ा, प्रियंका का पी काम आएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्रियंका का चोपड़ा काम आएगा किसमें साइटोक्रोम में, फिर दोनों को साथ में पकड़ के छेद दो, ये हो गया फोटोसाइनिन। तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और फोटोसाइनिन, प्रियंका चोपड़ा साथ में छेद दिया, इसको याद रखना हो गया। ये इतना काम अपन कर चुके हैं पूरा का पूरा। अब अपने को एक चीज समझ में आती है, वो चीज क्या समझ में आ रही है, प्रकाश संश्लेषण का जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर अपने को बनाना क्या है ग्लूकोज, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को पहले क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आई है, प्रकाशिक अभिक्रिया से। प्रकाशिक अभिक्रिया हो कहां रही है, ग्रीना भाग में हो रही है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा बनती है एटीपी और NADPH2 के रूप में, लेकिन बनेगी कैसे, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण से बनेगी, क्योंकि आपने बोला है प्रकाश की उपस्थिति में अगर एटीपी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण बोलते हैं। अब जो प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है उसको दो प्रकार में आपने पढ़ा, सक्रिय और असक्रिय, जिसमें दो तंत्र आते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, यानी PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट केवल किसमें होता है, सक्रिय में, जबकि PS सेकंड वाला किसमें है, असक्रिय में। साथ में क्या हो रहा है, PS फर्स्ट भी हो रहा है, यानी असक्रिय के अंदर आपको PS फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में पढ़ने। आपने बोला PS फर्स्ट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्रकाश गिरने के कारण, उन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले ग्रहण करने वाला प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, FRS या FES, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर उनसे आगे इलेक्ट्रॉन के फेरिडॉक्सिन के पास, फिर फेरिडॉक्सिन ने दिए साइटोक्रोम D6 और F को। इस टाइम यहाँ एक ATP बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं PS फर्स्ट की, तब ATP बनता है साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं उस टाइम, फिर आगे इलेक्ट्रॉन फोटोसाइनिन के पास में, फिर वापस PS फर्स्ट में आ रहे हैं। ये तो बात हुई चक्रीय की, क्योंकि चक्रीय में किसको पढ़ना है, केवल PS फर्स्ट को पढ़ना है। लेकिन जब मैं चक्रीय की बात करूंगा तो PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम में आएंगे। अगर PS सेकंड की बात करें, सबसे पहले प्रकाश गिरा PS सेकंड पर, मान कितना होता है रिएक्शन सेंटर में, कितना का 680, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला कौन है, हीओफाइटिन। हीओफाइटिन से आगे ट्रांसफर होकर किसके पास में गए, प्लास्टोक्विनोन के पास में, फिर साइटोक्रोम के पास में, फिर फोटोसाइनिन। फोटोसाइनिन आगे PS फर्स्ट में भेजता है। समझने वाली बात कि PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते। अब एक चीज समझनी है बड़े को, वापस नहीं आ रहे, इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, जल टूटेगा, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा, प्रकाशित अपघटनों का जलगा, तो उससे अपने पास में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आती है। इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करते हैं, ऑक्सीजन अपने श्वास में काम आती है, जबकि हाइड्रोजन क्या कर देंगे, NADP प्लस को क्या कर देंगे, अपचेत कर देंगे और NADPH2 बना देंगे। तो PS सेकंड जो है असक्रिय है, उसमें क्या बनता है, NADPH2 बनता है। ATP दोनों के अंदर बन रहा है, समझ गए बात को। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो प्रकाश फोस्फोरिलीकरण है उसमें चक्रीय और असक्रिय से क्या बन गया आपके पास में, ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH2 बन गए। ये काम हुआ है दिन के टाइम, क्योंकि प्रकाशिक ऊर्जा कब होती है, दिन में होती है, रात में सिर्फ तारे होते हैं। समझ गए ना बात को। अब अपन पढ़ेंगे आगे किसको, अप्रकाशिक अभिक्रिया को। अप्रकाशिक अभिक्रिया में आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब अपन पढ़ चुके ग्रेना में क्या हो गया, प्रकाशिक अभिक्रिया। स्ट्रोमा में क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अपन बात करेंगे किसकी, स्ट्रोमा की, और क्या चलेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो ऊर्जा दिन में पड़ी वो रात को काम आएगी, अप्रकाशिक में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। समझ गए बात को। ये अपन अब पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए अब अपन आगे बात करते हैं किस चीज की, अप्रकाशिक अभिक्रिया, क्योंकि अपन ने पूरा पढ़ लिया है इसको, प्रकाशिक अभिक्रिया को। तो मैंने आपको समझाया कि प्रकाशिक जो अभिक्रिया है उसके अंदर क्या बनता है, ऊर्जा बनती है ATP और NADPH2 के रूप में। और प्रकाशिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, प्रकाश फोस्फोरिलीकरण द्वारा बनती है। और उसमें दो थे, चक्रीय और अचक्रीय फोस्फोरिलीकरण। PS फर्स्ट चक्रीय में और दोनों किसमें चल रहे थे, अचक्रीय। यानी दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप ने क्या बना लिया
ऊर्जा बना ली है। एक चीज समझ में आती है अब यहाँ पर कि दिन में भोजन नहीं बनता है पादप में, समझ गए ना, केवल क्या बढ़ती है, ऊर्जा। अब अगर आगे अपन समझे कि अप्रकाशित जो अभिक्रिया होती है, उस अप्रकाशित अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो अप्रकाशित अभिक्रिया जो है वो कहां होती है? सबसे पहली बात हुई, देखो कमेंट करो जल्दी से, अप्रकाशित अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा के अंदर। अपन ने बात करी थी ना, अपन ने अभी बात करी है पीछे, जो हरित नमक है क्लोरोफिल है, उसके अंदर थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाती है? ग्रेना। ग्रेना में क्या हो गई है? प्रकाशित अभिक्रिया, इसको पूरा पढ़ चुके हैं। जो बचा हुआ भाग वो क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होगी? अप्रकाशित अभिक्रिया। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि जो खोज है अप्रकाशित अभिक्रिया की वो करी थी ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लैकमैन है ना, काला आदमी, डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको। परंतु उसकी खोज सभी, परंतु उसकी सभी जैव रासायनिक जो विक्रियाएं हैं उनका अध्ययन किसने किया था? केल्विन नामक वैज्ञानिक और उसके साथियों ने किया था। तो एक चीज समझ में आती है अपने को, अप्रकाशित अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए खोजा। जबकि इसके अंदर चक्कर चलेगा एक, कौन सा चक्कर? चक्कर कौन सा? वो चक्कर नहीं, सीधी चक्कर। सीधी चक्कर को बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। तो केल्विन वैज्ञानिक था जिसने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था, इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल या C3 चक्कर। C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, इसलिए C3। आगे बात करेंगे अपन। फिर आगे बात कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशित अभिक्रिया वो कहां होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। समझ गए बात को? इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता रात को प्रकाश को जरूरी नहीं है। फिर आगे होता है इस प्रक्रिया में वायुमंडल से अवशोषित CO2 का अपचयन। काम की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, काम की बात ये साथ। देखो एक चीज समझना, अपन ने अभी पीछे बात करी है ग्रेना के अंदर क्या हुई थी? प्रकाशित अभिक्रिया। उस प्रकाशित अभिक्रिया से क्या आ गया अपने पास में? ATP और NADPH2 ऊर्जा के रूप में बन गया। ये दिन में बने ना। अब आप इसकी बात कर रहे हो, स्ट्रोमा भाग में क्या हो रहा है? अप्रकाशित अभिक्रिया हो रही है, हो रही है ना। आपने बोला इस अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, स्ट्रोमा भाग में हो रही है। फिर बोला है कि वायुमंडल से क्या लेता है पादप? CO2। तो अपन छोटी क्लास से पढ़ जा रहे, पौधा वायुमंडल से CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर निकालता है। O2 बाहर कहां से निकली थी? पीछे बात करी थी, प्रकाशित अभिक्रिया के अंदर। कहां पर? PS सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गति वो वापस नहीं आए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कमी को पूरा करने के लिए अपने को किसको तोड़ना पड़ा था? जल को तोड़ना पड़ा था। उस जल के टूटने से क्या आई थी? ऑक्सीजन। तो पादप ऑक्सीजन दी कहां से? समझ रहा था। अब अपन यहां बात करें, पादप ऑक्सीजन लेता है, उसको काम में कहां लेता है? यहां बोलेगा कहां पर? अप्रकाशित अभिक्रिया में लेगा। तो यहां एक चीज समझ में आती है, अप्रकाशित अभिक्रिया के अंदर पादप वायुमंडल जो CO2 लेता है, उस CO2 का क्या करेगा? अपचयन करेगा, उसको काम में लेगा। या स्त्रीकरण कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। यानी पादप जो भी क्या काम में ले रहा है? पादप जो भी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, बाहर से बोले तो वायुमंडल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पादप ग्रहण करता है, उस CO2 को पादप या तो अपचित करेगा या उस CO2 को काम में लेके क्या करेगा? उसका स्त्रीकरण करेगा। उससे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। यानी जो पादप बाहर से CO2 लेता है, उस CO2 को अपचित करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। इसलिए प्रकाशित अभिक्रियाओं को, बहुत अच्छी बात है, कार्बन स्त्रीकरण कहा जाता है। क्योंकि कार्बन स्त्रीकरण बात को समझना, पादप ने बाहर से वायुमंडल से अंदर ली, क्या अंदर ली? CO2 अंदर ली। उस CO2 को उसने क्या किया? अपचित किया या उसका स्त्रीकरण किया, जिसको कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। इस कारण प्रकाशित अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? कार्बन स्त्रीकरण। कार्बन को पकड़ा और अपने पास रख लिया, इसलिए कार्बन स्त्रीकरण बोला जाता है। फिर आगे बोलता है कि इस अभिक्रिया में CO2 के अपचयन को आवश्यक ऊर्जा प्रकाशित अभिक्रिया में निर्मित। आगे अपन बड़ी बात कि प्रकाशित अभिक्रिया में जो ATP और NADPH2 बनते हैं, उस ATP और NADPH2 को पादप प्रकाशित अभिक्रिया में काम में लेता है। किस लिए?
CO2 के अपचयन के लिए काम में लेता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपने जो 4 पॉइंट है आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कौन बोलो क्या बोलता है? पहला पॉइंट के अंदर बोलता है 1905 में वैज्ञानिक था। कौन था? ब्लैकमैन। उसने तो खोजा था, इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं प्रकाशित क्रिया को। जबकि केल्विन ने इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, इसलिए आगे आने वाले एक चक्र का नाम क्या है? केल्विन बेंसन या स्किनरी साइकिल है। फिर दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये अभिक्रिया हर दवा के कौन से भाग में हो रही है? प्रकाशिक और घृणा में, अप्रकाशिक कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर होगी। और इसके लिए लाइट चाहिए या नहीं चाहिए अपने को। फिर आगे वायुमंडल से खातर जो CO2 अंदर ले रहा है उस CO2 को अपचित करेगा और उससे क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? कार्बन स्थिरीकरण भी बोल सकते हैं। आगे आने वाली बात में जो CO2 है उसका अपचयन जो किया है अप्रकाशिक अभिक्रिया में, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए थी, ऊर्जा कहां से आई? प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एक लीकेज बने वहां से आई। समझ गए बात को? उसके बाद में अलग-अलग पादपों में कार्बन स्थिरीकरण, जैसे पादप अलग-अलग होते हैं, गेहूं है, मक्का है, जो है, रबी की है, खरीफ की अलग-अलग फसलें होती, पादप भी अलग-अलग प्रकार के होंगे। तो जो अलग-अलग पादप है उनमें कार्बन को पकड़कर स्टोर, मतलब अपने पास में रखना, कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। जैसे सबसे पहला चक्र पर पढ़ेंगे केल्विन बेंसन साइकिल। नाम को ढंग से सुनना, केल्विन बेंसन साइकिल, जिसका एक नाम और क्या है? C3 चक्र। ये चक्र वो नहीं है, समझ गए? हैच एंड स्लेक साइकिल दूसरा, हैच एंड स्लेक साइकिल दूसरा नाम क्या है? C4 साइकिल या C4 चक्र। फिर है क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको क्या बोलते हैं? केम साइकिल। क्या बोलते हैं? केम साइकिल। क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। समझ गए बात को? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में आप इस क्षेत्र में 3 चक्र पढ़ोगे। पहला चक्र केल्विन बेंसन साइकिल, जिसका दूसरा नाम C3 चक्र। दूसरा चक्र क्या है आपका? हैच एंड स्लेक साइकिल, जिसका दूसरा नाम C4 चक्र है। तीसरा आप पढ़ोगे क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलते हैं केम साइकिल। अगर इसकी भी बात करूं तो मैं आपको 11th क्लास में ये बात बता चुका हूं। याद करो वो दिन जिस दिन अपन ने ये पढ़ा, समझ गए? उसमें क्या बताया था मैंने कि जो पादप मांस नोदविद होते हैं, जैसे ग्वारपाठा, अगेव, नागफनी, है ना, उसके टस जिसकी अपन ने बात करी थी 11th में, तो उन मांस नोदविद पादपों में रंध्र नहीं होते, रंध्र बंद होते हैं, उसके ऊपर कांटे आ जाते हैं, यानी जो रंध्र थे वो कांटों में चेंज हो गए हैं। बात करी थी ना अपन ने, उनके अंदर ये केम साइकिल चलता है। अपन पढ़ेंगे, इसको बात करेंगे। लेकिन आपको इस क्षेत्र में 2 चीज याद रखनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये 2 कवर करेंगे, इसमें C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों आएंगे। अपन बाय वन इनकी एक-एक की बात करेंगे। आप इन चक्रों को जब मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, अपने नोट्स में उतारना है। बार-बार वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देख के इन दोनों चक्रों को पूरे क्लियर करना है, क्योंकि इन दोनों चक्रों से क्या बनेगा? ग्लूकोज, भोजन, और भोजन बनती है अपना चैप्टर पूरा। यानी अपना जो 10वां चैप्टर प्रकाश संश्लेषण है ये अपन पढ़ते ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट जो है, उसके बाद में 10 से 11 आता है, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अपन पहले पढ़ेंगे जो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर है उनकी बात करेंगे। तो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं क्या अलग-अलग पादपों में CO2 को पकड़ के अलग-अलग तरीके से काम में लिया जाता है। तो बात सही भी है, हर आदमी अलग-अलग तरीके से काम में लेता है पकड़ के, समझ रहे हो? तो यहाँ पर CO2 जो उसको भी अलग-अलग तरीके से पादप अलग-अलग काम में लेगा। अब वो अलग-अलग काम में कैसे लेगा इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। समझ गए बात को? ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है, ताकि आपके सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे ही मैं इस चैप्टर को पूरा करता हूं 1 या 2 दिन के अंदर, उसके बाद मैं पूरा जो चैप्टर है उसका एक वंश वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे का। उस 1 घंटे के अंदर सारा चैप्टर आपका एक साथ क्लियर कर दूंगा।